तो स्वागत है आप सभी का लूसेंट की क्लास में। तो देखिए, इससे पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट आपका लूसेंट जी का अपलोड कर दिया है और आज का जो हमारा प्रैक्टिस क्लास है वह तीसरा है। अगर आप लोगों ने 2 प्रैक्टिस क्लास नहीं देखा है तो देख लीजिए। और आपके देखिए, आप जानते हैं कि लूसेंट एक ऐसी बुक है जिससे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो आप क्रैक कर सकते हैं। अगर आप लूसेंट का निचोड़ अगर आप कर लिए एक बार तो आप कोई भी एग्ज़ाम हो उसे क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है उसे डैश डैश कहते हैं। तो देखिए, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं? उसे एमीटर कहते हैं। एमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग परिपथ की विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। यह परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। जब उपकरण श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है तो उनमें धारा समान होती है। फर्स्ट का बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, द्रव्य या गैस में निलंबित छोटे कणों को टेढ़ी मेढ़ी यानी जिग जैग गतिविधि को डैश डैश कहा जाता है। तो देखिए, इसका भी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तो दूसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राउनी गति। क्या? तो इसे ब्राउनी गति कहते हैं। देखिए, द्रव्य या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी गतिविधि को ब्राउनी गति कहते हैं। यह कण तरल की आपके तीव्रगामी कणों के टकरा कर टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपकी ब्राउनी गति दूसरे का करेक्ट हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या कह रहा है कि प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजीरिस किस भारतीय राज्य में आपका स्थित था? तो प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजीरिस किस भारतीय राज्य में आपका स्थित था? तो देखिए, मुजीरिस आपका किस राज्य में स्थित था? तो ये था आपका केरल में। कहाँ पे? तो केरल में। मुजीरिस केरल राज्य के मालाबार तट पर स्थित एक प्राचीन समुद्री बंदरगाह था। ऑप्शन नंबर 3 का ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, चौथा कह रहा है तीसरी बौद्ध समिति किस शहर में आयोजित की गई थी? तो तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो देखिए, तीसरी जो बौद्ध समिति आपका सम्मेलन कहाँ पे आपका आयोजित हुआ था? तो आपके पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में। देखिए, सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन आपके 251 ईसा पूर्व, कब? तो 251 ईसा पूर्व आपके पाटलिपुत्र शहर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मेगालिपुत तीस ने किया था। किसने? तो मेगालिपुत तीस ने किया था। आगे देखिए, 5वां नंबर क्या कह रहा है कि ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुल समद के साथ कौन सा मुग़ल शासक आया था? तो देखिए, ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुल समद के साथ कौन सा मुग़ल शासक आपका भारत आया था? तो देखिए, 5वां का हो जाएगा आपका हुमायूं। कौन? तो हुमायूं। देखिए, मुग़ल चित्रकाल की शुरुआत हुमायूं के काल में हुई थी। हुमायूं ने फारस के शासकों को यहाँ शरण के दौरान 2 फारसी यानी ईरानी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की थी। यह चित्रकार मीर सैयद अली तबरीजी और आपके अब्दुल रसमत थे और उन्हीं के साथ वह भारत आया था। 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल होती है? तो मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल होती है? तो देखिए, 6 का हो जाएगा आपकी तांबा। कौन सी? तो तांबा। देखिए, गुलाब सोना सोने और तांबे की मिश्र धातु होती है जिसका उपयोग आभूषण प्रसंस्करण उद्योग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 6 का डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, 7वां क्या कह रहा है कि मोनोमर, क्या कह रहा है कि मोनोमर क्रेप्लोलेक्टस का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? ऑप्शन में है टेफ्लॉन, नायलॉन 6, बेकालाइट या केपलर। तो देखिए, 7वां को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन 6। देखिए, क्रेप्लोलेक्टम एक चक्रीय एमाइट है जिसका प्रयोग एक मोनोमर के रूप में नायलॉन 6 बनाने के लिए किया जाता है।
8वां देखिए क्या कह रहा है कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश डैश की पतली परत के साथ आवरण किया जाता है। क्या कह रहा है कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश डैश की पतली परत के साथ आवरण किया जाता है। तो देखिए किसके साथ किया जाता है, तो जस्ता के साथ। किसके, तो जस्ता के साथ आपका परत के साथ आवरण किया जाता है। धातुओं का संरक्षण रासायनिक प्रक्रिया है। क्या, तो धातुओं का संक्षारण रासायनिक प्रक्रिया होती है। आगे देखिए 9वां नंबर क्या कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटाने के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था। तो क्या पूछ रहा है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटाने के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था। तो देखिए कौन सा प्राधिकरण था, तो ये था जो आपका था राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। क्या, तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से संबंधित मामलों को प्रभावी और त्वरित निपटाने के लिए स्थापित किया गया था। किसका, तो आपके पर्यावरण संरक्षण के लिए। क्या कह रहा है 10 नंबर कि हल्दी घाटी का युद्ध आपका किस वर्ष लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो देखिए आपका 1576 में। कब, तो हल्दी घाटी का युद्ध मुग़ल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच आपका कब हुआ था, तो देखिए आपके 18 जून। कब, तो 18 जून 1576 को हुआ था, जिसमें अकबर जो है वह विजयी हुआ था। इस युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था, तो आपका मान सिंह था। कौन, तो मान सिंह आपका एक कुशल शासक था जो आपका अकबर की सेना को संभाला और इसने जो है अकबर विजयी हुआ था। तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है कि 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके बार बार एग्ज़ामों में पूछे जाते थे। आपका ये जो आपका होने वाला है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो आपका कहाँ पे हुआ था जो आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। तो देखिए ये आपका हुआ था कहाँ पे, तो लंदन में। कहाँ पे, तो लंदन में। देखिए 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजन आपके लंदन में किया गया था, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया, जिसके कारण प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका निरर्थक यानी बेकार साबित हुआ। क्या, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका बेकार साबित हुआ। क्यों, क्योंकि कांग्रेस ने इसे बहिष्कार कर दिया था। आगे देखिए क्या कह रहा है 1812 नंबर कि 1839 में तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक किसने की। तो 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की। तो देखिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की बात करें तो देवेंद्रनाथ टैगोर। किसने, तो देवेंद्रनाथ टैगोर। देखिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इसके साथ ही उन्होंने एक मासिक पत्रिका तत्वबोधिनी का भी प्रकाशन किया था। तो किसने क्या किया था, तो इन्होंने एक मासिक पत्रिका का संपादन किया था जिसका नाम था तत्वबोधिनी। देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है कि प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह डैश डैश द्वारा लिखी गई है। तो प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह डैश डैश द्वारा लिखी गई है, यानी जो आपका गणित सार संग्रह है वह किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए यह लिखी गई है महावीराचार्य के द्वारा। किसके, तो महावीराचार्य के द्वारा। देखिए 9वीं सदी में। कब, तो 9वीं सदी के महान गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह लिखा, जिसमें उन्होंने लघुत्तम समावर्तक निकालने की प्रचलित तरीकों का वर्णन किया। क्या, तो देखिए आपके कौन थे, तो महावीराचार्य जो थे उन्होंने गणित सार संग्रह का लिखा, जिन्होंने उन्हें लघुत्तम समावर्तक, क्या, तो लघुत्तम यानी एलसीएम, क्या, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए
इन्होंने प्रचलित तरीके से इसका भी वर्णन किया था। देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। तो जो देखिए पूछ क्या रहा है, तो पौधे जो होते हैं वह किसके माध्यम से हाइड्रोजन ग्रहण करते हैं। तो देखिए यह जो होता है आपका मृदा जल के द्वारा, किसके, तो मृदा जल के द्वारा अवशोषित जल से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। पौधे मिट्टी से जड़ के मूल रोमों द्वारा जल को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। ऑप्शन नंबर 14 का ए करेक्ट हो जाएगा। 15 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकार की विषाक्तता में किसको पलिम्बिस्म कहा जाता है। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकार की विषाक्तता में किसको पलम्बिस्म भी कहा जाता है। तो देखिए 15 का हो जाएगा, पलम्बिस्म किसे कहा जाता है, तो सीसा विषाक्तता को, किसको, तो सीसा विषाक्तता को, यानी मानव एवं अन्य केसरुओं में सीसा यानी लेड की आपकी उच्च मात्रा बढ़ाने पर जो समस्याएं होती हैं उसे सीसा विषाक्तता कहते हैं, और यह पलम्बिस्म भी कहते हैं। इसके लक्षणों का विकास देर से होता है। ऑप्शन नंबर 15 का डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन सा नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक। कौन, तो देखिए भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यानी आरबीआई, कौन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शामिल विदेशी मुद्रा अधिनियम 2000 के तहत विनियमित किया जाता है। आर्थिक सहयोग विकास संगठन के अनुसार विदेशों से 10% से या उससे अधिक निवेश के लिए एफडीआई माना जाता है। आगे देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है। तो देखिए आपका कौन है, तो यह जो आपका है वह जो आपका है औद्योगिकीकरण और आधारभूत संरचना संबंधित विकास। देखिए औद्योगिकीकरण और आधारभूत संरचना संबंधित विकास हमारे दीर्घकालीन विकास को परावर्तित करने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 17 का। आगे देखिए क्या कह रहा है, तो ये जो रुपया यानी ये जो प्रतीक दे रखा है वह किसका चिन्ह है, यानी कहाँ के आपके करेंसी का चिन्ह है। तो देखिए यह भारतीय रुपया है। क्या कौन नहीं जानता कि आपका भारतीय रुपये का जो आपका चिन्ह है, और यह डिज़ाइन भारत सरकार द्वारा, देखिए मैं डिज़ाइन की बात करूं तो 15 जुलाई, कब, तो 15 जुलाई सन 2010 को, कब, तो 15 जुलाई सन 2010 को सार्वजनिक किया गया। क्या, तो भारतीय रुपया को प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह, यह डिज़ाइन भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को सार्वजनिक किया गया। देखिए 19 नंबर कह रहा है कि ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए उसे किस रूप में जाना जाता है, तो आप उसे रोपण खेती क्या कहते हैं। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है या उगाई जा रही हो उसे रोपण कृषि के रूप में जाना जाता है। देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था। तो किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था, तो देखिए आपको किसको, तो श्रीलंका को, किसे, तो श्रीलंका को। देखिए श्रीलंका आपका आधिकारिक नाम श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक दक्षिण एशियाई में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित द्वीपीय देश है। श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी हमारा श्रीलंका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 21 नंबर कह रहा है कि विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो देखिए अगर अन्य नाम की बात करें तो देखिए आपका 21 का हो जाएगा टुंड्रा। क्या, तो टुंड्रा। ध्रुवीय क्षेत्रों के रेगिस्तान ठंडे होते हैं और वर्षा
जो आपका वर्षा की बात करें तो वर्ष भर जो है बर्फ़ से ढके रहते हैं। यहाँ आपकी वर्षा नगण्य होती है। पूरे वर्ष तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और अतः इन्हें ठंडे मरुस्थलों को टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। 22 नंबर देखिए क्या कह रहा है 22 कि नीलगिरी पर्वत डैश डैश के कारण उदाहरण है। तो संचित पर्वतों का, प्रखंड पर्वतों का, अवशिष्ट पर्वतों का या मोड़दार पर्वतों का। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो आपका नीलगिरी पर्वत के आपके किसके उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वतों के। अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण है नीलगिरी पर्वत भारत के पश्चिमी घाट के एक पर्वतमाला है। यह तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल में फैला हुआ है। 23 देखिए क्या कह रहा है कि यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? तो यमुना और बेतवा नदी की संगम कहाँ पर होता है? तो देखिए 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमीरपुर में। कहाँ पे? तो हमीरपुर में। और देखिए यमुना और बेतवा नदी का संगम हमीरपुर में होता है। बेतवा यमुना की सहायक नदी है जो विंध्य श्रेणियों से निकलती है। और देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है कि चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? क्या कह रहा है? चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? ऑप्शन में है नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका। तो चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित हैं? तो देखिए चकमा शरणार्थी की बात करें तो बांग्लादेश से। किससे? तो बांग्लादेश से। और 25 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से संगीत के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? यानी संगीत के क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है? ऑप्शन में है व्यास सम्मान, इकबाल सम्मान, कालिदास सम्मान या कबीर सम्मान। तो देखिए 25 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालिदास सम्मान। कौन सा? तो कालिदास सम्मान। देखिए शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तो कालिदास पुरस्कार कौन सी आपकी राज्य पुरस्कृत करती है? तो आपके मध्य प्रदेश सरकार। आगे देखिए आपका क्या कह रहा है 26 नंबर कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये देखिए आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका पूछा था क्वेश्चन आपका कि कह रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व जल दिवस की बात करें तो देखिए विश्व जल दिवस हर साल आपके 22 मार्च को। कब? तो विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2023 में विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? अगर 2023 की बात करें तो इसकी थीम क्या थी? वर्ष 2023 में अगर थीम कभी कभी पूछ लेता है तो विश्व जल दिवस की थीम थी आपके क्या? एक्सीलरेटिंग। क्या? तो एक्सीलरेटिंग। देखिए मैं लिख देता हूँ। तो क्या थी आपकी? एक्सीलरेटिंग। क्या? तो एक्सीलरेटिंग। ऑप्शन नंबर हमारा ए 22 मार्च करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो हरिवंश राय बच्चन को, ये हरिवंश राय बच्चन कौन थे? तो अमिताभ बच्चन के फादर। कौन? तो अमिताभ बच्चन के फादर। उनके किस काव्य संग्रह को आपके किस काव्य संग्रह के लिए उन्हें जाना जाता है? तो देखिए 27 का हो जाएगा आपके मधुशाला के लिए। किसके? तो मधुशाला के लिए। हरिवंश राय बच्चन का जन्म की बात करें तो देखिए इनका जन्म आपका हुआ था 27 नवंबर 1907 में। कब? तो 27 नवंबर 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे हैं। हरिवंश राय की प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। आगे देखिए कह रहा है कि संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया जाता है? संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया जाता है? तो देखिए 28 की बात करें तो संविधान सभा का जो अंतिम सत्र आपका कब आयोजित किया जाता है? तो आपका कब किया जाता है? तो 24 जनवरी 1950 को। कब? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951 से 1952 में हुए
आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद का निर्माण भारत के अंतिम बजट के रूप में किया। और देखिए क्या कह रहा है 29 कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो 29 के आपके हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे भारत के, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए 11 दिसंबर 1946 किसमें, 11 दिसंबर 1946 ये डेट याद रखिए कि राजेंद्र प्रसाद भी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर BN राव को संवैधानिक सलाहकार तथा भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कब, तो आपके 11 दिसंबर 1946 को। ये डेट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। आगे देखिए क्या कह रहा है 30 नंबर में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है। तो देखिए अगर 30 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपके अनुच्छेद 165 में, किसमें, तो अनुच्छेद 165 में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान है। राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता पद की नियुक्ति की जाती है। देखिए 31 नंबर क्या कह रहा है कि सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में हुआ था। तो सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म स्थल पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर इनका जन्म आपकी बात करें तो एटा में। कहाँ पे, तो एटा में। देखिए सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म आपका कब हुआ था, तो आपको ये भी डेट याद रखना कि 1253 में। कब, तो 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले के पटियाली नामक ग्राम में, जो कि वर्तमान में अब किस नाम से जाना जाता है, तो कासगंज। किसे, तो कासगंज के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। यहीं पे उनका जन्म हुआ था, किसका, तो अमीर खुसरो का। और देखिए कासगंज का पुराना नाम क्या था, तो पटियाली। क्या, तो पटियाली था। और देखिए क्या कर, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। तो राजकीय पुष्प की बात करें तो आपका पलाश है। क्या है, तो पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। पलाश या टसू एक वृक्ष होता है जिसके फूल बहुत आपके आकर्षित करते हैं। आगे देखिए 33 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा आपका पारंपरिक आपका जो है शिल्प नहीं, यानी कला नहीं है। तो देखिए आपका 33 का जो हो जाएगा कांथा टके। क्या, तो कांथा टके यानी कढ़ाई उत्तर प्रदेश की पारंपरिक शिल्प नहीं है। यह कढ़ाई बंगाल की प्राचीन कलाओं में से एक है। कौन सी, तो कंथा टाके यह बंगाल की आपकी शिल्प है, ना कि आपकी यूपी की। यूपी की कौन सी है, तो जरदोजी है, संगमरमर जड़ना है और चिकनकारी है। आगे देखिए क्या कह रहा है 34 में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो अगर उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय की बात करें तो प्रयागराज में। कहाँ पे, तो प्रयागराज में स्थित है। जबकि इसका नया मुख्यालय कहाँ पे आपका प्रस्तावित है, तो इस टाइम आपका नया मुख्यालय की बात करें तो लखनऊ में। कहाँ पे, तो लखनऊ जो आपका है, ये नया ऑफिस अभी आपका प्रस्तावित हुआ है। और देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमाओं से साझा करता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कौन सा जो आपका देश है वह आपका स्पर्श करता है, तो देखिए आपका नेपाल। कौन, तो नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र नेपाल है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली भी है। और कुल 9 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। देखिए 36 कह रहा है कि दिसंबर, आपका करंट है, दिसंबर 2023 में शिवाजी की प्रतिभा का अनावरण कहाँ किया गया। तो दिसंबर 2023 में शिवाजी के प्रतिभा का अनावरण कहाँ किया गया था, तो देखिए आपके कहाँ पे किया गया था, तो सिंधुदुर्ग में। कहाँ पे, तो सिंधुदुर्ग में। देखिए भारतीय नौसेना यानी 4 दिसंबर को। कब, तो 4 दिसंबर को, 1 मिनट यहाँ मैं लिख दूँ, 4 दिसंबर
4 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। छत्रपति शिवाजी एक कुशल नौसेना के संस्थापक के लिए जाने जाते हैं। और देखिए क्या कह रहा है प्रश्न कि दिसंबर 2023 में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए इसे बात करें तो ऑप्शन नंबर ए कंचन देवी को। किसे? तो कंचन देवी को। देखिए दिसंबर 2023 में कंचन देवी को भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, देखिए क्या कह रहा है कि दिसंबर 2023 में राज्य में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो देखिए 38 का जो हो जाएगा आपका भारत में। कहाँ पे? तो अपने देश भारत में। देखिए द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन भारत के अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। इसका उद्घाटन भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक मॉर्सेटी ने किया था। कौन थे? तो आपके एरिक मार्सेटी, इन्होंने ही उद्घाटन किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे थे कुछ आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको करंट के क्वेश्चन और आपको रीजनिंग नहीं जीके और आपको और किसका पोर्शन देखने को मिलेगा, आपको साइंस का भी पोर्शन देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। और चैनल पे नए थे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर आपको इसी चैनल पे प्रैक्टिस क्लास कराई जाएगी।